नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। इजराइल और हमास की जंग का 11वां दिन हो गया है और पूरी दुनिया की धुकधुकी बढ़ी हुई है कि यह युद्ध कहीं महायुद्ध में तो नहीं बदल जाएगा। इजराइल कल की तरह आज भी हमास को आसमान से ठुक रहा है। गाजा में आज भी हमास के कई ठिकाने धुआं हो गए। जंग में अब तक 4,25,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जंग को लेकर दोनों तरफ से खून खोल रहा है। कल इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को चेतावनी दी थी कि इजराइल के सब्र का इम्तिहान न ले। आज ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को धमकी दी, लड़ाई को फिर मजहबी रंग दिया और कहा कि गाजा पर हमले नहीं रुके तो फिर मुस्लिम देशों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मतलब ईरान कह रहा है कि उसके कहने भर से सारे मुस्लिम देश अपने काम धाम छोड़कर इजराइल पर टूट पड़ेंगे। ईरान के इस दावे को चेक करेंगे, लेकिन पहले दूसरी साइड की तैयारी बता दे। इजराइल ने कहा है कि उसके हमले हमास को खत्म करने के लिए होते रहेंगे। यूएन पहले ही उसके ठेंगे पर है। वहीं अमेरिकी जंगी बेड़े के बाद अमेरिकी मरीन फोर्स भी इजराइल पहुंच गई है। कल बाइडेन भी पहुंच रहे हैं। जर्मनी ने भी ईरान और हिजबुल्लाह को धमकी दे दी है कि जंग से दूर रहे। लौटकर ईरान पर आते हैं। इजराइल से जंग में ईरान की सबसे ज्यादा उछल कूद क्यों कर रहा है? क्या पूरे इस्लामिक वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड को ठेकेदार बनने के लिए? ईरान पहला देश है जो खुलकर हमास और हिजबुल्लाह को हथियार और हिम्मत दोनों दे रहा है। ईरान क्या ये सब मिडिल ईस्ट के मार्केट से अमेरिका को आउट करने के लिए कर रहा है? יכולים לפעול בכל רגע כדי למגר את מפלצות הדמים שקמו עלינו לכלותנו. The United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. There's never justification for terrorist attacks. ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم. Humanitarian crisis in Gaza. Innocent Palestinian families, and the vast majority of them nothing to do with Hamas. They're being used as human shields. به جنایتکاران جنگی و حامیان آنها در منطقه On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel. कौन-कौन मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं? गौरव भाटिया जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक रिसर्चर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, असगर खान साहब एडवोकेट हैं, दानिश कुरैशी जी हैं, दीपक वोरा साहब हैं डिप्लोमेट मेरे साथ, कैप्टन सिकंदर रिजवी हैं। मैंने कैप्टन साहब को खास तौर पर इसलिए बुलाया कि कल हमने यह बहस यहीं पर छोड़ी थी कि यह सब ईरान करवा रहा है। कैप्टन साहब समझाइए ईरान ये क्यों करवा रहा है और आखिरकार फिलिस्तीन के लोगों को, मासूम लोगों को जो मर रहे हैं आज गाजा में, उनको ईरान क्यों मोहरा बना रहा है? इसके पीछे क्या राजनीति है मुस्लिम वर्ल्ड की? जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। हमने जहां से कल ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रहा हूं। देखिए, ईरान की पॉलिसी रही है कि वे इस्लामिक मुल्कों के ऊपर अपना एक छत्र छाया कायम कर सके, लेकिन कभी ना कभी वो अरब वर्ल्ड से अलग थलग पड़ जाता है और कहीं ना कहीं अपनी दखलंदाजी भी दिखाता है।
वो चाहे आईसिस का वॉर हो, सीरिया का हो, इराक का हो, कहीं ना कहीं उसकी दखलंदाजी ज़रूर रहती है। लेकिन मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि ईरान ने जो पिछली दफ़े वॉर हुआ था अज़रबैजान का अर्मीनिया का जब वॉर हुआ था, मैं इसको बार बार दोहराता हूँ, इस वजह से कहता हूँ कि वहाँ पर हमको ईरान की नीयत एकदम समझ में आ गई थी। तो ईरान जो था अर्मीनिया को सपोर्ट कर था, क्रिश्चियन स्टेट को, और जहाँ पे 97% मुस्लिम और शिया हैं अज़रबैजान, उसको बचाने के लिए ये जूइश सोल्जर पहुँचे थे, ये इजराइल की कमांडोज पहुँचे थे जिन्होंने अज़रबैजान को बचाया था। बहुत तेज़ी के साथ अर्मीनियन फोर्सेस बढ़ रही थी आगे, जिनको चेक लगाया था जाकर के इजरायली फोर्सेस ने। तब समझ में आया था कि ईरान जो है सिर्फ पॉलिटिकल गेन करने के लिए, सुपरमेसी के लिए कर रहा है, इसका कोई भी मज़हब से मतलब नहीं है, ना कोई ईरान का जो भी कहिए इस्लामिक वर्ड से मतलब नहीं है। दूसरी बात, ईरान ने ट्रेन किया हिजबुल्लाह को और उनको बैकअप भी दी। उससे पहले फिर रह ना जाए वो भी बता दूं, 70,000 तालिबान सोल्जर भी उन्होंने खुरासान के अंदर ट्रेन करे। 70,000 तालिबान को खुरासान स्टेट में ट्रेन करे, खुद उन्होंने कहा है, खुद उनके बयान हैं, उनको वेपन दिए गए, फुल इक्विप्ड किया गया। और वो कहते नहीं कि स्ट्रेंजर इन द बेड, ये कैसे रिश्वत है, ये समझ से बाहर की बात है कि आप उधर खुरासान के, क्योंकि जितना भी तालिबान था वो अहले सुन्नत है, ट्रेन ईरान कर रहा था, वो शिया स्टेट है, दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर अपने शियों को जो है रेडिकलाइज कर रहा है, हिंदुस्तान के अंदर भी रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया। मैं खुल के कह रहा हूँ, दुनिया सुन रही होगी मुझको। उसके बाद हिजबुल्लाह को तैयार किया लेबनान के, हमास की को पैसा दिया, हमास को हथियार दिया, और निकल के उनका फॉरेन मिनिस्टर बोलता है कि अब हमास को हम पूरी ताकत से सपोर्ट करेंगे इजराइल के खिलाफ। और हमास क्या कहता है, उसके चार्टर के अंदर है कि हम ज़मीन के नक्शे से ख़त्म कर देंगे इजराइल को, इजराइल नहीं रहेगा, यहूदी नहीं रहेंगे। तो मेरी एक लाइन है और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये हो सकता है कि बनी इजराइल को कुरान मजीद से हटा दें। मुसलमान सुन रहे होंगे, हमारे उलमा इकराम भी सुन रहे होंगे इस वक्त मुझको, कि बनी इजराइल का जिक्र प्रोफेट का कितनी बार आया कुरान मजीद के अंदर। क्या कुरान मजीद से इजराइल का नाम मिटा देंगे? नहीं हो सकता है। तो जब तक के कुरान मजीद दुनिया के अंदर है तब तक इजराइल का नाम भी है। लेकिन ईरान की जो ये लाइन है, जो लड़ाना चाहता है, ये सबके सामने उजागर हो चुकी है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूं। यहां पे क्या बनी इजराइल या इजराइल का जिक्र कुरान से मिटाया जा सकता है? दानिश कुरैशी जी, आप शुरुआत कर दीजिए, बताइए क्या कुरान से मिटाया जा सकता है बनी इजराइल? बताइए। बड़ा सवाल उठा दिया कैप्टन सिकंदर रिजवी ने। अतीकुर भाई जुड़ गए क्या? ये उनसे भी पूछ सकते हैं। अतीकुर भाई, आप सबसे पहले ओपनिंग आपसे बताइए, क्या बनी इजराइल का नाम कुरान से मिटाया जा सकता है? हमास तो कहता है कि इजराइल का नामो निशान मिटा देगा, वो उसके चार्टर में है। क्या बनी इजराइल को कुरान से हटाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए दीपक जी, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड अल्लाह ताला ने कुरान में इस्ना नाम की एक फिलॉसफी बयान की है, और उस फिलॉसफी के तहत हर इंसान को, हर बाशिंदे को, हर जिंदा लोगों को कुछ बेसिक राइट्स अल्लाह ताला देता है जो कि इनवायलेबल है, जिनको वायलेट नहीं किया जा सकता। पूरा इजराइल को हक है अपनी जमीन के ऊपर रहने का। लेकिन कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि ज्यूविश रिलीजन के अंदर स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और यहां पर ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो रहने वाले हैं पैलेस्टीन के अंदर, वो पैलेस्टीनियंस हैं। इजराइल को तो पैलेस्टीनियंस ने पनाह दी थी। अब क्योंकि वो स्टेट बना लिया, बहुत खूब बनाइए, रहिए, खुश रहिए। वो ज्यूविश स्टेट नहीं है सर, वो सेक्युलर स्टेट है। अतीकुर साहब, भटकाइए मत, वो सेक्युलर स्टेट है। इजराइल कभी नहीं कहता कि हम जूइश स्टेट है, वो कहता है हम सेक्युलर है, मुसलमान भी रहते हैं वहां पे। लेकिन अगर वो रिलीजन को एक फॉलो करते हैं तो जूविश फिलॉसफी में कोई स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे तो इजराइल कहां कह रहा है कि यहूदी स्टेट है? ये मुसलमान भी रहते हैं। अतीकुर साहब, भटकाइए मत, भारतीय मुसलमानों को मत भटकाइए, वहां मुसलमान भी रहते हैं, मस्जिदें भी हैं, नमाज भी होती है इजराइल में। अरे रहो, लेकिन पैलेस्टीन पे ऑक्यूपेशन खत्म करो ना। पैलेस्टीन पे ऑक्यूपाई क्यों करके रखा है आपने? अतीकुर भाई, यहाँ पर आप 100 साल का इतिहास पढ़ रहे हैं। 4000 साल पीछे ले जाओ आपको, जब यहूदी थे तब क्या कुरान तामील हो गई थी? 4000 साल पीछे जाइए ना, ओरिजिनल जमीन किसकी थी? हम पाकिस्तान को हमेशा आड़े हाथ क्यों लेते हैं? क्योंकि उसने हमारी सरजमीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक हिस्से पे ऑक्यूपेशन रखा है।
अच्छा। इसीलिए ना, क्या वहां पर भी आप मजहब के आधार पर देश बन गया करोगे? नहीं, मजहब के आधार पर देश बन गया, उसको लेकर के खामोश रहते हैं आप लोग। फोर्स के साथ में आप क्यों खड़े हैं? आप इजराइल जैसे शैतान ऑक्यूपायर के साथ क्यों खड़े दिखते हैं? वैसे मैं आपको बता दूं, लोगों के खिलाफ नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, 18 लाख मुसलमान हैं, आबादी का 20% इजराइल में, मस्जिदें हैं वहां पर, नमाज होती है वहां पर, और उनको भी वही राइट है जो एक यहूदी आदमी को है। तो आप ये ना कहिए कि जूइश स्टेट है तो ऑक्यूपेशन उनका बरकरार रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, उनको ऑक्यूपेशन खत्म नहीं करना चाहिए? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? जमीन की जंग या मजहब की, मैं इससे आगे निकलता हूं। आप मुझे एक बात बताइए अतिकुर भाई, सिर्फ एक बात बताइए, बाद में इसी बात को मैं एम्बेसडर साहब के पास ले जाऊंगा। मुझे बताइए 4000 साल पहले इजराइल किसका था, और कुरान के अंदर बनी इजराइल का जिक्र क्यों है? ये आपका ये रिलीजन कहां से निकला है, और क्रिश्चियनिटी कहां से निकला है? अरे भाई अल्लाह ताला ने तो इनको ऐसा चोजन पीपल बना के भेजा है जिनको जन्नत से इनका दस्तरख्वान आता था। इन्होंने नाफरमानियां कर कर वो जन्नती दस्तरख्वान को ठुकराया। दे डिसोबेड। कहां रिसर्च करते हैं? They were the chosen people of Allah। मैं बता देता हूं, मैं सोर्सेज अगर आपके पास वक्त है तो। मुझे बताइए 4000 साल पहले इजराइल में मुसलमान थे या यहूदी, और यहूदी धर्म कितना पुराना है ये भी बताइए मुझे। नहीं, कोई 6% थे जब पैलेस्टीनियन से पनाह मांगी थी इन्होंने। जब जर्मनी से इनको निकाला गया और जब स्पेन से इनको निकाला गया, स्पेन से तो जब निकाला गया तो ऑटोमन एम्पायर ने बना दी थी साहब। मैं तो 4000 साल पीछे जाने को बोल रहा हूं आपको, जब कुरान तामील नहीं हुई थी, कुरान पाक तामील नहीं हुई थी, तब फिर कहां कौन थे? यहूदी थे कि नहीं थे? नहीं, कोई स्टेट नहीं था। 1948 में इजराइल बना है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे सर, मैं 4000 साल पुरानी बात कर रहा हूं, आप 1948 में अटके हैं। अरे तो स्पेन में होंगे, ये जर्मनी में होंगे, जहां से क्रिश्चियनिटी ने इनको मारा, इनका कत्लेआम किया। एडिक्ट ऑफ एक्सपर्जन भूल गए आप? किंग फर्डिनेंड का, आइदर लीव और कन्वर्ट। ठीक है, आपको एक वीडियो भेजूंगा, आतिक भाई जरूर सुनिएगा। फर्डिनेंड का स्पेन आपको एक वीडियो भेजूंगा, जरूर सुनिएगा। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हमास? दीपक वोरा जी बताइए, 4000 साल पहले यहूदी आ गए थे इस धरती में जब कुरान पाक तामील नहीं हुई थी, तब? ये बताइए दीपक वोरा साहब, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। आप क्या तारीफ़ करूं आपकी, मेरे पास शब्द नहीं है। कितनी भाषाएं बोलता हूं लेकिन आपकी तारीफ़ नहीं कर सकता सर, और आपका चैनल तो बेमिसाल है। ये बिल्कुल सही है सर। मैं अनुरोध करूंगा आपके जो विशेषज्ञ हैं, जो इस्लामिक धर्म से संबंध रखते हैं, सर बाइबल पढ़ लीजिएगा, और बाइबल में आप बुक ऑफ जेनेसिस और बुक ऑफ एक्सोडस पढ़िए, और उसमें जिक्र किया गया है जूइश पीपल का, जो पैलेस्टाइन के रहने वाले थे, और ये भी लिखा गया है कि इनको इनका घर फिर मिलेगा। सर, ईसा मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनको फांसी भी यहूदियों ने दी थी, क्योंकि ईसा मसीह फिर बदल गए, दूसरी तरह की चीज़ें क्रिश्चियनिटी में कहने लगे, तो जूइश लोग भाग के चले गए, पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन वो 2000 साल पुराना जो उनका होमलैंड था, वो उनके मस्तिष्क से कभी नहीं गया, और जब मौका उनको मिला कि हमें वापस जाना है हमारे हिस्टोरिकल होमलैंड में, तो वो पैलेस्टाइन में आ गए। तो सर मेरा अनुरोध है, जो आप जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, जो बात कर रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा, सर इतिहास को तो सही तरह से पढ़ लीजिएगा ना। ये तो बाइबल में भी है, तो कुरान शरीफ में भी है, उन्होंने जिक्र किया है इन लोगों का। सर आप इसको कैसे नकार सकते हैं? वो मेरा इतना ही कहना है सर कि शुरू से ही 1947 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का रेजोल्यूशन था 181, उसमें कहा गया था कि पैलेस्टीनियन लोगों का देश बनेगा और जूइश लोगों का देश बनेगा। जूइश लोगों ने स्वीकार किया, पैलेस्टीनियन लोगों ने नहीं स्वीकार किया। फिर उन्होंने हमला किया, उसके बाद का इतिहास तो आप जानते हैं। क्यों उन्होंने हड़प किया ज़मीन को? सर वो तो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे। क्यों हमला किया आप लोगों ने? उसका क्या जवाब है? तो ये क्यों तू मैं करने से बेहतर यही रहेगा सर। इस समय मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं सर, मैं तो उस एरिया में रहा हूं कई साल,
कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो वहाँ जा रहे हैं उन्होंने क्या कहा है कि हमास को मिटा दो, लेकिन पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उन पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप गाज़ा को मत लीजिए, उन्होंने इजराइल से कहा है, क्योंकि वो फिर जूइश होमलैंड की पैलेस्टीनियन होमलैंड की बात आ जाती है। हमास इज़ नॉट पैलेस्टाइन, हमास को मिटा दो, आतंक को मिटा दो, लेकिन पैलेस्टीन के जो लोग हैं उनको रहने की जगह। अब ये कहना कि सारे यहूदियों को निकाल दो वहां से, सर ये कहां की इंसानियत है ये सर? ठीक है, मैं यह कह रहा हूं कई सारे नेता जो है इंडिया गठबंधन के कल फिलिस्तीन की एम्बेसी गए और उन्होंने सॉलिडेरिटी दिखाई। ये क्या था, क्यों गए, किस लिए गए, जबकि भारत का स्टैंड ये है कि हम आतंक के खिलाफ हैं, इस मसले में हमास के खिलाफ है, इजराइल के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। दीपक जी, कुछ पहलू हैं इस पूरी चर्चा के। सबसे पहला तो पहलू ये है, हमने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी का CWC का रेजोल्यूशन आया, इसमें हमास की निंदा नहीं करी गई, एक बात है, और दूसरी बात यह है कि जो निर्दोष मारे गए हैं यहूदी आतंकियों द्वारा, उनके प्रति कोई संवेदना भी व्यक्त नहीं करी गई। इसकी वजह क्या है? वोट बैंक पॉलिटिक्स। इन पार्टियों को ये लगता है कि यहाँ जो भारत में मुसलमान हैं उनके वोट पाने हैं तो आतंकियों के साथ भी खड़े हो जाओ, वोट मिलने लगेंगे। दूसरी बात, आप याद करिए कल की बात है, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ हैं, जिनको भारत माता की जय कहने में दिक्कत है, वो पैलेस्तीन का झंडा लेके और जो है जनता को संबोधित कर रहे थे। ये क्या दिखाता है? ये धर्म का जो इनका रिश्ता है ना, ये जो हमारे वतन की मिट्टी का रिश्ता है उससे ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि इनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। और मैं एक बात कहूँगा, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क हो, कांग्रेस पार्टी की मैंने बात करी, ये सब के सब जो है मजहबी मोतियाबिंद से ग्रसित है। इनको भारत की चिंता नहीं है, और वजह बताता हूँ। भारत के लोगों ने सरकार चुनी है, सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा, कहा हम मानवता और इंसानियत के साथ खड़े हैं, जो निर्दोष मारे गए हैं हम उनके साथ खड़े हैं, उनके परिवारों के साथ खड़े हैं, और जो आतंकी संगठन है हमास, उसकी निंदा हम लोग कर रहे हैं। तो क्या मतलब बनता है कि ये सांसद अलग अलग पार्टी के, खासकर समाजवादी पार्टी के भी उसमें सांसद थे, लेफ्ट के थे, बाकी पार्टियों के थे, ये लोग एक एम्बेसी में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको ये चिंता नहीं होती कि वो इजराइल के निर्दोष जो मारे गए हैं उनकी भी बात करें। और ये करते क्या है? ये भारत का नुकसान करते हैं, क्योंकि जो विदेश नीति है ये किसी क्षेत्रीय दल के अधीन नहीं है। ये तो जो सरकार केंद्र में होगी वो तय करेगी कि देश के हित में क्या आता है। और हम सब जानते हैं विदेश नीति में निपुण कौन है। हमारे प्रधानमंत्री को पैलेस्टाइन का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था वो भी मिला, और साथ साथ वो इजराइल के दौरे पे भी गए। तो ये होती है बात जहां हम अपने जो शत्रु देश है उनकी संख्या को कम करते हैं और मित्र देशों की संख्या को बढ़ाते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, मुझे परेशानी इस बात से है, देखिए इन लोगों की मानसिकता ये है, इस्लामिक देश सब एकजुट हो जाओ, गलत किया है, आतंकी संगठन है तो भी क्या है, महिलाओं का बलात्कार किया है तो भी क्या है, बच्चों के सर काट दिए तो भी क्या है, और उनको मानव सुरक्षा कवच बना रहे हैं तो भी क्या है। हम सब इस्लाम की वजह से जुड़े हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, पहले आप भारत की जो हमारी धरती है उससे जुड़े हैं, भारत के हित से जुड़े हैं, यहाँ के नागरिकों से जुड़े हैं, या पहले आप अपने धर्म से जुड़े हैं? दूसरा सवाल, जब ये बहुसंख्यक होते हैं तो ये लोग कहते हैं कि इस्लामिक मुल्क अच्छे हैं, कहते हैं 56 ऐसे देश हैं, हम लोग जो है बड़े अच्छे इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन जब ये अल्पसंख्यक हो जाते हैं तो ये कहते हैं पद निरपेक्षता अच्छी है। मैं पूछता हूं, 20 करोड़ मुसलमान तो भारत में भी हैं। अगर पद निरपेक्षता अच्छी है हमारे संविधान की, एक बार 1 लाख मुसलमान, 20 करोड़ में 1 लाख मुसलमान बाहर निकल आए, एक पत्र लिख के सारे 56 देशों को लिख डालो और कहो कि पद निरपेक्ष बनो, क्योंकि इसी से मानवता जीवित रहेगी, इसी से विश्व में शांति रहेगी। नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे इनको सूट करता है कि इस्लामिक मुल्क बने। भारत में बोलेंगे कि अल्पसंख्यक है। ये जो दोहरा रवैया है ना, इसी को कहते हैं सपोला होना, इसी को कहते हैं दो मुहैया सांप।
परिस्थिति के अनुसार आप अपना चेहरा बदल लेते हैं। और मैं एक बात कह के अंत करूंगा, देखिए हमें एक बात समझनी है दीपक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने उनके लिए वोट किया, वोट नहीं किया, प्रदेश में सरकारें किसकी हैं, अंदरूनी मामले में आप उनका विरोध करते हैं, करते रहिए, लेकिन जब देश हित की बात आएगी, भारत के हित की बात आएगी, तो एक सुरक्षा कवच भारत को मिला है और वो है नरेंद्र मोदी जी। अगर आप उसके विपरीत कोई स्टैंड लेते हैं तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये मैं बिल्कुल स्पष्टता से बता दूं, ये जो दूतावास गए हैं सांसद, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विदेश नीति की जब बात आए, किसी पार्टी, किसी एमपी को कोई हक नहीं है कि भारत की जो घोषित नीति है या बयान है उसके विपरीत जाके कुछ भी करे। ठीक है, दानिश कुरैशी ने आपको तो साफ कह दिया कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम तो फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हैं, इजराइल के साथ भी खड़े हैं, पर आप खाली फिलिस्तीन के पास क्यों जा रहे हैं, आपकी विचारधारा के लोग? सुनिए, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है, मुझे लगता है कि शायद उनको पता है या नहीं पता कि उन्होंने बात की है देश की नीति की। तो जितने भी लोग गए, हालांकि हमारी तरफ से तो कोई नहीं गया, एएमआईएम की तरफ से तो कोई नहीं गया, लेकिन जितने भी लोग गए हैं वो पैलेस्टाइन की जो एम्बेसी है उसमें उसके लिए गए हैं। और आप समझ लिए कि भारत की नीति बिल्कुल साफ है कि हम फलस्तीन के साथ हैं, पहले दिन से आज दिन तक, एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए कोई बदलाव नहीं है। वर्तमान सरकार का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उसके बावजूद भी अगर अधिवक्ता हैं, जानने के बावजूद कि कानूनन किस तरीके से उसको चैलेंज किया जा सकता है, मेरी तो समझ से परे है, क्योंकि बिल्कुल साफ तौर पे भारत का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर आता है। अब सवाल ये है कि ये बात आई है कि भाई हाँ, इजराइल के साथ जो घटना घटी है वो उस पर बात की जाए। तो प्रॉब्लम क्या है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये प्रॉब्लम है कि आप क्या कहते हैं, भारत माता की जय नहीं कहते आप। तो कह दीजिए दानिश भाई, भारत माता की जय कह दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? कह दीजिए मेरा, अरे कह दीजिए ना भारत माता की जय, बोल दीजिए भारत माता की जय। भारत माता नहीं बोले तो भारत अम्मी की जय बोल दीजिए। अरे सुनिए मेरी बात, हम भारत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और उसके लिए भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है दानिश कुरैशी जी? हम उसके लिए मर भी सकते हैं, मार भी सकते। अरे हम इबादत सिर्फ खुदा की करते हैं दीपक भाई, आप समझिए। आप जबरन, अब मैं आपको कुछ कबूल करवाऊंगा तो आप जबरन क्या करेंगे? क्या आप समझ लीजिए, हर बात कबूल है, मैं बोल दूंगा कबूल है। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूं ना कि मैं जबरदस्ती करवाऊंगा। मैं आपकी तरह मुंह में उंगली नहीं डालूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एआईएमआईएम का हूं। तो मुझे सिखाया गया है कि हमें तहजीब की अलामत के साथ पेश आना है, समझे आप? तो सवाल यहाँ ये आके खड़ा है। बयान याद है आपको? 15 मिनट के लिए पुलिस और सेना हटा दो। मैं उत्तर दूंगा जरा। बड़ा तमीज वाला बयान था, इतना बढ़िया बयान, बिल्कुल सही बात है, लेकिन टपक रही थी उससे, बिल्कुल सही बात है उसके अंदर में। लेकिन अगर इसी भारत देश के अंदर में एक आतंकवादी ये कहता है कि 20 लाख मुसलमानों का हम नरसंहार करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर में जो वीआईपी है वो रहते हैं एक पार्टी के उसकी सत्ता के अंदर में रह के ये प्रोग्राम बनता है, तब तो कोई बाहर नहीं आता, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत प्रधानमंत्री जी के आवास के चंदवटे पे रहता है, वो जाके भाषण करता है। आप भारत के स्टैंड के साथ है ना? आप भारत के स्टैंड के साथ है, भारत सरकार के स्टैंड के साथ है? उसमें दो राय ही नहीं है। फिर जाइए ना इजराइल एम्बेसी जाइए, बोलिए हमास ने जो क्या गलत है, बोलिए हमास आतंकवादी संगठन है, बोलिए। दीपक भाई उसमें जगह ही नहीं है पूछने की। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम फलस्तीन के साथ है। भारत सरकार ने कह दिया, मोदी सरकार ने कह दिया, आपको ये समझ में आना चाहिए। हाँ, एक बात ये होनी चाहिए थी कि हमारा स्टैंड, तो जाइए ना इजराइल में, जाइए, सॉलिडेरिटी दिखाइए, बोलिए मेरी बात। चलिए कोई बात नहीं, आप भारत सरकार के साथ इतना बोल दीजिए कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। अरे सुनिए मेरी बात, भारत सरकार का स्टैंड तो बिल्कुल साफ है, आपको नहीं समझ में आता तो मैं क्या बताऊं, बताइए। आप अगर आज चाहते हैं, आपके लिए कह रहा हूं, बोल दीजिए हमास आतंकवादी संगठन है। अरे हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि हम फलस्तीन के साथ है, भारत सरकार के साथ है। क्या सवाल है हो रहा है उसमें? ये बोल दीजिए ना, हमास आतंकवादी संगठन के साथ नहीं है, आप भारत सरकार के स्टेटमेंट के साथ नहीं है, पैलेस्टीन के साथ नहीं है, आप ये बताइए। दानिश भाई ये बोलिए हमास आतंकवादी संगठन है, बोल दीजिए। मुझे ये बताइए है या नहीं है, ये बताइए है या नहीं है? मुझे फलस्तीन के साथ हमास क्या है? हमास आतंकवादी संगठन है या एनजीओ है? कह रहा हूं, अरे हमारा क्या लेना देना है हमास से? भाग में जाए इजराइल, अरे हमास से तो हम तो फलस्तीन की आवाम की बात कर रहे हैं। हम फलस्तीन की आवाम की बात कर रहे हैं। आप फलस्तीन की आवाम के साथ हैं या नहीं है, ये बताइए। है या नहीं? मैं तो दानिश कुरैशी के साथ हूं। वो जो बोले वो सिर्फ इतना बोल दे कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। दानिश कुरैशी बोल दे। देखिए
देखिए महात्मा गांधी का स्टेटमेंट वही महात्मा गांधी जी की सोच वही थी, वही जवाहरलाल नेहरू जी की थी। उसके बाद के प्रधानमंत्री की बात की जाए, वाजपेयी जी की बात की जाए या वर्तमान सरकार की बात की, तमाम के तमाम जितनी भी सरकार हैं, तमाम लोगों ने सरकार ने कहा ना हमास आतंकवादी संगठन है। आप भी कह दीजिए हमास आतंकवादी संगठन है, क्या दिक्कत है? अरे एक लाइन कहने में क्या दिक्कत है दानिश कुरैशी जी? हम तो साफ तौर पे कह रहे हैं हम पैलेस्टाइन के साथ में और हमास के साथ में है क्या? आप फिलिस्तीन के साथ नहीं, हमास के साथ खड़े हैं। हम जालिम के खिलाफ है, चाहे वो हमास हो चाहे इजराइल हो, कोई भी हो, हम जालिम के खिलाफ है। नहीं, जालिम के खिलाफ है, बिल्कुल। तो हमास जालिम है? हमास पुकार है? दोनों जालिम है, दोनों जालिम है। बोल दीजिए ना हमास जालिम है, बोल दीजिए, क्या दिक्कत है दानिश कुरैशी जी? इस्लामिक ब्रदरहुड खत्म हो जाएगा। सुनिए, जो हमास की जो बात है या इजराइल की जो बात है, हमास जालिम है, दोनों आतंकवादी संगठन है, बोल दीजिए। कोई बाकी नहीं। आप कह पाएंगे कि जो 6 दिन से 7 दिन से जो बर्बरता इजराइल की आर्मी के नाम पर बच्चों के साथ की जा रही है, औरतों के साथ की जा रही है, पानी बंद किया गया, ये जायज है? ये तो वॉर क्राइम है। आप समझिए, वॉर क्रिमिनल है वो। आपको वो याद नहीं आया वैसे साहब की बात? क्या गुलाब के फूल बरस रहे दानिश कुरैशी जी की बातों से? क्या गुलाब के फूल? अरे सीधे मोहब्बत की दुकान। क्या होगा मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा दीपक भाई। चलो गौरव भाटिया जी को जवाब देना चाहते हैं? गौरव जी जवाब दे ले, फिर मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। ईरान के पर्सपेक्टिव में ले जाता हूँ, दुनिया के पर्सपेक्टिव में। दीपक गौरव जी शुरू करूंगा। गौरव भाटिया जी आपका जवाब क्विक। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रवक्ता मुस्लिमीन पार्टी के यहाँ बैठे हैं, इनके नाम में ही मुस्लिमीन है, जो संविधान के खिलाफ है। क्योंकि कोई पार्टी रजिस्टर होती है तो उसे सभी धर्म के नागरिकों के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं रहते। और इनकी तहजीब की बात कर रहे थे। तहजीब इतनी है, मैं बताऊं, शिवलिंग को जब आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित किया था तो ये व्यक्ति जो प्रवक्ता बन के बैठा है, ये जेल की सुनिए मेरी बात। तो आरएसएस के लिए आपने क्या स्टैंड दिया था वो जवाब दीजिए। व्यक्तिगत बात मत करिए, मैं आपको व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। एक तो टटपूजियों को पकड़ के आप बैठाते हैं, सुनिश्चित किया करिए कि पहले चुप रहा करें। दीपक भाई मेरी आपत्ति है, मैं कोई व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, मैं तथ्य दे रहा हूँ। दीपक भाई आपत्ति है मेरी, अच्छा दीपक जी शांत कराइए, फिर मैं व्यक्तिगत जवाब दूंगा। अच्छा दानिश जी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आपको जो करना है कर लीजिए, को जालिम और आतंकवादी नहीं बोल रहे, इसके बावजूद आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। करेंगे तो दीपक नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो अच्छा गौरव जल्दी कर दीजिए ना। मेरे ख्याल से हमारे पास और बड़ा मुद्दा है, पॉलिटिकल तो हम सेटल कर लेंगे। गौरव जी नहीं, अब मैंने एक वजह, ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, एक तथ्य था। और तथ्य ये था कि शिवलिंग हमारे लिए आराध्य हैं। आप जानते हैं किस तरह से हम लोग पूजा करते हैं, और इन्होंने गलत टिप्पणी करी और जेल की सलाखों के पीछे गई। ये तथ्य है, इसमें कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। इनको शांत कराइए। अब बताइए आरएसएस के लिए क्या स्टैंड था आपका और आज क्या स्टैंड है? शांत कराइए। मतलब आपके तो स्टैंडर्ड ड्यूअल है। नहीं, शांत कराइए इनको। ये समझो कि ये बहुत छोटा मुद्दा है। हम एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे बात करें, छोड़ दीजिए इस बात को, छोड़ दीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में एक बात आपको समझनी होगी, जो अभी कहा जा रहा था दीपक बोरा जी द्वारा भी, कि अगर आप तुलना करते हैं हमास की कि फलस्तीन है, तो ऐसा है नहीं। हमास ऐसे 10 देश है विश्व में जिसने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया है, और इसलिए उसकी तुलना फिलिस्तीन से नहीं हो सकती है। दूसरी बात, आप जो इजरायली आर्मी है उसकी तुलना भी नहीं कर सकते जो हमास ने किया। वजह बताता हूं। हमास जो है आतंकी संगठन होके महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है, वो हॉस्टेजेस बना रहा है, बच्चों के सर काट रहा है। आप मुझे बताइए, इजरायली सेना ने जो किया वो किसी भी युद्ध में होता है, बर्बादी होती है, लोग मरते हैं, जो दुखद है, लेकिन होता है। वो किसी को हॉस्टेज नहीं बना रहे, महिलाओं के साथ रेप नहीं कर रहे। ये फर्क है और ये पूरा विश्व देख रहा है। तीसरी बड़ी चिंता जो है मैं बताऊं, कल आइसा जो स्टूडेंट यूनियन है उसने जेएनयू के बाहर नारे लगाए कि जब तक फिलिस्तीन और कश्मीर दोनों आजाद नहीं हो जाएंगे हम प्रदर्शन करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है, कोई सूरमा नहीं है जो भारत की 1 इंच भूमि भी आजाद करे। ये हमारा देश आजाद है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और इसको फिलिस्तीन और इजराइल से जोड़ देना ये अपने आप पे दिखाता है भारत की धरती पे सपोले हैं, और इन सपोलों को कुचलना
हमारा कर्तव्य है, धर्म है, और ये हम करते रहेंगे। सारे नागरिक एकजुट हो जाएंगे। धन्यवाद। ठीक है असगर भाई, आपका जवाब। गौरव भाटिया ने कह दिया कि आप देश के खिलाफ बात कर रहे हैं असगर भाई। जो लोग इस ढंग से, हम भी फिलिस्तीन के साथ हैं, पर कृपया हमास के साथ न खड़े होइए। चलिए, इनने नहीं बोला, दारिश कुरैशी जी ने। आप बोल दीजिए असगर भाई कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। पहले जी हाँ, मैं पहले ये बता दूं, जैसे बार बार इन्होंने, भाटिया साहब ने कहा, अपनी वही बीजेपी की ज़बान, चूँकि इनकी कुर्सी की मजबूरी है, ये नहीं बोलेंगे तो निकाल दिए जाएंगे पार्टी से। तो सपोलिया और दो मुई साहब, हो भी सकता है इनकी बात सही हो, लेकिन ये खुद कितने मुँह के साहब हैं ये इनको नहीं मालूम। जालिम के, ये खुद ही कह रहे हैं कि मैं जालिम के साथ भी खड़ा हूँ, मजलूम के साथ भी खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ भी हैं, इसराइल के साथ भी हैं। अरे अपनी ज़बान, अपनी सोच, अपना इरादा सब बिल्कुल पक्का कीजिए और आवाज़ दीजिए कि हम ये हैं, इसके साथ हैं। जैसे यहाँ के आज भी नागरिक पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ लगा रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। जिस बर्बरता और जिस जुल्म की आप बात कर रहे हैं, जाके देखिए वहाँ कौन किसके साथ रेप कर रहा है, कौन मासूम बच्चों के को डिटेन कर रहा है, गर्दनें काट रहा है। और ये आज से नहीं कर रहे हैं जुल्म इसराइल, कब से कर रहे हैं? जब से इनका नाम और निशान बना। अभी जुम्मा 8 दिन हुए, अभी 4 दिन से 1947-48 से इन्होंने ये वजूद में आए। ये रिफ्यूजी होके आए थे, आज उस पूरे स्टेट को इन्होंने रिफ्यूजी बना दिया। सुन लिए आप, मैं 4,000 5,000 साल पुराने जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अभी की बात करिए। हालांकि मैं जोड़ना चाहते हैं, पूरी दुनिया के सारे मुल्कों को हम समीत, अरे दीपक भाई सुन लिए, दीपक भाई हम समीत सबको ये चाहिए कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें और इस जो भी इनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं, बर्बादियाँ हैं, उनको ख़त्म करें। लेकिन ये नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि इतनी नफरत फैला रहे हैं। इन्होंने अपने मुल्क में नफरत फैलाई हुई है, हर एक के ऊपर ताना, हर एक के ऊपर तिश्ना। इनके पास कोई और मुद्दा भी नहीं है सिवाय इसके कि मंदिर मस्जिद कर लो, हिंदू मुस्लिम कर लो। इसके अलावा मुल्क की तरक्की के बारे में नहीं सोचते। मैं आज दावे से कहता हूँ आपके चैनल पे बैठ के ये बात, आप ये 2 चीज़ें ख़त्म कर दी है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हमारा मुल्क तरक्की की सीढ़ी पे देखना किस तरीके से ग्राफ बिल्कुल भाई अभी नहीं चढ़ रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी कमी कर रहे हैं आप। ये अभी नहीं चल रहा है। जो तरक्की से ज्यादा आप चर्चा के लिए बड़ा अहम है। 10 सेकंड आपने मुंह में करने से कोई फायदा नहीं। हकीकत कड़वा सच है उसको। आप जो सीढ़ी लगाएंगे मैं तरक्की करूंगा। असगर भाई आप जो सीढ़ी लगाएंगे उसी पे चढ़ के तरक्की करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगा, लगाओ तो आप सीढ़ी। आपने अरे लगातार बोलने की बात नहीं है, सुनने की और समझने की बात है। अपने अंदर से सिर्फ नफरत खत्म कर दीजिए। ठीक है गौरव भाई, 10 सेकंड में जवाब है, बहस में आगे बढ़ूंगा। मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहता। जिस पे असगर भाई रुक जाइए, वकील है सर, रुकिए। आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, नफरत फैलाओ और कुर्सी बचाओ, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वही बात पूरी दुनिया को लेके अगर हम इंटरनेशनल बात करते हैं तब ये किसी चीज को लेके खड़े होते हैं। अरे आइए आप फिलिस्तीन के साथ, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, कहिए हम फिलिस्तीन के साथ हैं। अच्छा फिलिस्तीन अभी शासन क्या कर रहा है बताइए असगर भाई। रुक जाइए एक मिनट गौरव भाई, रुक जाइए। फिलिस्तीन अभी कहाँ शासन कर रहा है ये बताइए। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है असगर भाई? चलिए थोड़ा उम्मा हम भी कर लेते हैं, इस्लामिक ब्रदरहुड। दीपक चौरसिया साहब है नाम, बताइए आप। नहीं ये बता दीजिए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन है? ये मेरी नॉलेज में वो दीपक चौरसिया साहब है। अरे नहीं ऐसा बताइए असगर भाई, मैं तो छोटा मोटा एंकर हूँ। हो सकता है आप लोगों से 2-3 सवाल पूछ लेता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, रोटी जल जाती है। अरे भाई मैं हो सकता है मैं गलत हूँ। दीपक भाई आप बात कहाँ हो रही है, बात आप क्या कर रहे हैं? नहीं आप फिलिस्तीन के साथ खड़े ना, तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए और कौन वहां सरकार चला रहा है ये बता दीजिए। मैं कहता हूँ दीपक, मैंने बता तो दिया, मैंने बता दिया आपको, मेरी नॉलेज ये है। अब आप बताइए सही हूँ या गलत हूँ। अच्छा ये बता दीजिए फिलिस्तीन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है ये बता दीजिए। चलिए असगर भाई, सोच को अपनी सोच को बदलना होगा। जी चैनल का ऑफिस जो है उनका हेडक्वार्टर बदल लूंगा सर, बताइए। मैं सोच बदल लूंगा असगर भाई, आप जो बोलेंगे वही सोचूंगा। मैं गलत हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ, सीधे मैं कैप्टन सिकंदर के पास जा रहा हूँ। कैप्टन साहब बताइए।
अब वापस हम ईरान के पर्सपेक्टिव पे आते हैं। देखिए, जैसा ये कहा जा रहा है जी, मैं थोड़ा सा इनको मैं एक बात करना चाहूँगा। जैसे कि कहा जा रहा है कि रिफ्यूजी बन के यहूदी चले गए थे और वापस लौट के आए थे या कब्जा किया था। सच बात यह है कि ऑटोमन के टाइम पर इनको मार मार के वहाँ से निकाला गया। जो फलस्तीन के एरिया के रहने वाले मुसलमान थे, उन लोगों ने उन जगहों पर कब्जा किया। जब वो लौट कर आए हैं तो उन्होंने पैसा दे के अपनी ज़मीन खरीदी है, और ये इतिहास के अंदर है, रिकॉर्डेड है, ये हवा में बातें नहीं है खाली। उन्होंने अपने मुल्क की जमीन खुद खरीदी है, वहां पे बसने की जमीन खरीदी। एक बिल्कुल यहूदियों ने जमीन खरीदी, यहूदियों ने जमीन खरीदी मुसलमानों से, वो बेच के गए वहां से। मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए, मुझे कहने दीजिए। इनका नक्शा बनाया नहीं, बिल्कुल जमीन खरीदी है, यहूदियों ने जमीन खरीदी थी। पूरी दुनिया से इकट्ठा हुए धीरे धीरे उन्होंने अपनी जमीन खरीद करके वहां पर बसना शुरू करा लोगों ने। आपने उनको निकाल कर रखा था मुसलमानों ने, ऑटोमन के टाइम से निकाले गए थे, मुसलमानों ने निकाला था उनको, और किसी ने नहीं निकाला था। मुझको कहने में क्या हर्ज है? आप इतिहास बदल दीजिएगा, कुछ भी कहते रहिएगा और कुछ भी अपने हम सुनते रहेंगे आपकी बात को। हिस्ट्री भी पढ़ा करिए आप, ठीक है। बिल्कुल सीधा इस्लामिक रिसर्च की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं इस्लामिक रिसर्चर अतीकुर रहमान साहब के पास, उसके बाद बसना शुरू किया लोगों ने। कैप्टन सिकंदर रिजवी कह रहे हैं, जिन्होंने मिडिल ईस्ट में काम किया, कि यहूदियों ने जमीन खरीदी। अरे अतीकुर साहब को जो और रिसर्च करने लग रहा है। हाँ, अतीकुर भाई, थोड़ा आपकी क्लास में बच्चे जो है गायब हो जाते होंगे बीच बीच में, प्रोफेसर साहब। सॉरी ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कैप्टन सिकंदर रिजवी ने साफ साफ कहा कि यहूदी वहां से मार के निकाले गए, ऑटोमन एम्पायर के टाइम निकाला, और उसके बाद यहूदियों ने वहां जमीन खरीदी। क्या है, सच है अतीकुर भाई? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कैप्टन साहब। ऑटोमन एम्पायर ने जिस तरह से उनका खैर मकदम किया था, उसके बाद में जो भी रंजिशें हुई हो उसके तहत वहां से निकाले गए। अब जब यहाँ पर आप नहीं थी कि पुरानी थी, या एक्सेप्टेड इस्लामी और यहूदियों की रंजिश नहीं थी कि पुरानी थी, 2-2,500 साल पुरानी, ये जब से कुरान तामील हुई तब से। इस्लाम और ज्यूज के बीच में तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। अब आप एम्पायर्स की और आगे आने वाली सल्तनतों की बात करेंगे, उसके अंदर जैसा कि आमतौर पे होता है, रंजिशें रहती हैं लोगों के बीच में। लेकिन इस्लाम की अगर आप बात करेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने की बात करेंगे, तो ज्यूज के साथ में बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे रहे हैं हमेशा से। और इसी के तहत ऑटोमन एम्पायर ने भी उनका खैर मकदम किया था जब वो निकाले गए थे स्पेन से। आप इस चीज को एंडोर्स क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आप नफरत और जहर घोलने में माहिर हैं। नहीं, एक बात बताइए, सिर्फ एक बात बताइए। कैप्टन रिजवी कुछ कहना चाहते हैं, वो गलत स्टेटमेंट। स्पेन को मत लेकर आइए आप बीच में, आप सिर्फ बात करिए वहां की फिलिस्तीन की बात करिए। फिलिस्तीन के अंदर जो इलाका है जिसको फिलिस्तीन कहते हैं, वो पहले से था, बाइबल में भी दर्ज है, कुरान मजीद में भी दर्ज है, और तौरा के अंदर भी दर्ज है। फिलिस्तीन उस वक्त वहां पे इस्लाम नहीं आया था, उससे वहां पे यहूदी थे 2000 साल पहले, इस्लाम के आने से पहले। उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई है, उसके बाद फिर इस्लाम आया है। लेकिन उस वक्त की आप बात करेंगे, वैसे तो 1,24,000 पैगम्बर आए हैं। पैगम्बर तो हज़रत इब्राहिम के टाइम से आए हुए हैं, हज़रत इसाक के टाइम से आए हुए हैं। अगर आप उसको जाइएगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आप करंट बात कर लिए तो भी ये बात होती है कि आप लोगों ने निकाल दिया था उनको। उस टाइम तो इस्लाम आ चुका था ऑटोमन के टाइम के, और लोगों ने उनको निकाला था। वो बाहर चले गए, दुनिया में जाके बस गए। उसके बाद फिर वहां से आकर के अपने वतन आए हैं, वो अपने वतन आए। अब आप कहते हैं कि आपने यहूदियों ने कब्जा कर लिया फिलिस्तीन पे आकर के। कहां कब्जा किया? वो अपने वतन आए लौट करके। इसको सच को कहने में हर्ज किया है, कहते हैं ऑक्युपाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अतीकुर साहब जवाब दे दीजिए, कैप्टन साहब की बात का जवाब दे दीजिए, बता दीजिए कहां गलत है कैप्टन साहब। ठीक है, तो ठीक है रिजवी साहब आप कह रहे हैं कि ओरिजिनल। अरे असगर भाई प्लीज थोड़ा गूगल पे नाम सर्च कर लीजिए इजराइल के राष्ट्रपति का। अरे आप देखिए, मैंने तो देख लिया, गूगल पे भी आपका ही नाम आ रहा है, मैंने देख लिया। आप घी चक्कर कहीं का राष्ट्रपति तो बन जाओ, कई साल से यही नौकरी करनी पड़ रही है आपके मुंह में घी चक्कर। असगर भाई चलो फिलिस्तीन, असगर भाई को लेके असगर भाई बंदूक उठा के वहां गाजा में बम गोले बरसाएंगे फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए। अतीकुर भाई बताइए क्या गलत कहा कैप्टन साहब? आप साथ रहे, ये नफरत खत्म कर दी है, सब आपकी बात कहना चाहूंगा। ये जो बातें कर रहे हैं सारे लोग बैठ करके, जो बातें कर रहे हैं हमास के सपोर्ट में, इनको ये नहीं पता है कि हमास को ट्रेड किया पाकिस्तान ने।
और फिलिस्तीन के साथ इनका पैक्ट था पाकिस्तान का, उनके ऑफिसर्स आते थे ट्रेनिंग करने के लिए। हमास के बहुत सारे जो लीडर मारे गए वो पाकिस्तान में ट्रेंड हुए हैं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके गए हुए हैं। अब क्या जवाब है कि उनके पास, और ये रिकॉर्डेड है, ये गप्पे नहीं मार रहा हूं मैं बैठ करके, ये रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में ट्रेन किया गया। जो बहुत से सब मरे हैं भी जो हमास के लीडर, वो ट्रेंड बाई पाकिस्तानी आर्मी। बताइए अतिकुर साहब, था ट्रेनिंग करने के लिए आते थे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है रिजवी साहब, तो अगर आप कह रहे हैं कि ये उनकी ओरिजिनल प्रॉमिस लैंड थी तो फिर गायब क्यों हो गए थे? अच्छा वापस आ गए। चलिए आप लोगों ने मार के भगा दिया उनको, यूनाइटेड नेशंस के अंदर मुसलमानों ने मार के उनको भगाया। ऑटोमन एम्पायर था क्या? ऑटोमन एम्पायर क्या था? ये तो आपने पढ़ा होगा ना। किसने आपने मार के भगाया कि मैंने मार के भगाया ना? जब इतना पढ़ा है तो किसने मार के भगाया? ऑटोमन यानी मुसलमानों ने मार के भगाया, मुसलमानों ने भगाया था। ये बात सच है, ये ऐतिहासिक हिस्ट्री है इसके अंदर। तो कौन मुसलमान थे? रिसर्च का है। कौन मुसलमान थे? कौन मुसलमान थे? फिलिस्तीन के अंदर मुसलमान बात में फिर मैं कह रहा हूं, उनका यहूदियों का नेटिव प्लेस था यरूशलेम। भाई मामले को उलझा क्यों रहे हो आप हिस्ट्री कैसे बदल देंगे? हजरत ईसा भी जो थे वो भी यहूदी थे। हजरत ईसा भी यहूदी थे भाई। दीपक जी ऐसे तो बात नहीं होती है ना। कैप्टन साहब गलत कहाँ कह रहे हैं? बता दीजिए। आप इतना रिसर्च करते हैं, थोड़ा इस पे मैं बता रहा हूँ कि गलत क्या कह रहे हैं। भाई आपने मार के भगा दिया। बराए मेहरबानी। भाई मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी उसमें तो इस्लाम जो है तलवार की नोक पर आया। नहीं, आपने गलत हिस्ट्री पढ़ी है। आपने ओरिएंटलिस्ट की हिस्ट्री पढ़ी है। तलवार की नोक पे अगर आया होता आप कुछ किताब भेजिए अतिकुर भाई, मैं भी पढ़ लूंगा। मुसलमान होते। आपकी रिसर्च वाली किताब मुझे भेज दीजिएगा, मैं भी पढ़ लूंगा। मैं आपने कहां से पढ़ी हिस्ट्री? 2 रेफरेंसेस दूंगा, आप जरूर पढ़िए। इनकी किताब ही अलग है। ओरिएंटलिस्ट कैसे भेजेंगे आसमानी किताब? ये क्या तरीका है बहस करने का भाई? सब लोग एक साथ में बोल रहे हैं। फिश मार्केट बना के रखा है जी न्यूज को भाई आप लोगों ने। नहीं, फिश मार्केट आप बनाएंगे और आप ही बात बोलेंगे। अरे कैप्टन साहब बिल्कुल कितनी साली 40 साल अपनी बात करते हैं, हम भड़क जाते हैं। जब आपका जवाब नहीं होता है भड़क जाते हैं, कभी कभी छोड़ के चले जाते हैं। अभी अरे गौरव भाटिया जी आप जरा साइड में रहिए, मैं ऋषि साहब की बात का जवाब दे रहा हूं। सब खत्म हो। अरे नहीं, आप अभी रूलिंग पार्टी है, इसका ये मतलब नहीं डोमिनेट करेंगे। चलिए अतिक भाई, कैप्टन साहब ने कुछ गलत कहा। रिजवी साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इजराइल ऑक्यूपाइंग फोर्स नहीं है। तो यूएन में जो सारा मामला है वो कैसा मामला है? ये भी आपने अधूरी हिस्ट्री पढ़ी है। आती है वो कहां से आती है? अच्छा, यूएन की बात दीपक वोरा साहब बेहतर समझाएंगे। सही हो गए दीपक वोरा साहब, ये सच नहीं है कि इजराइल इज नॉट यहूदियों की असली जगह इजराइल है, जिसका कुरान में जिक्र है, कुरान पाक में जिक्र है, जिसका बाइबल में जिक्र है। इजराइलियों ने ऑक्युपाइड किया था, उनको पूरा हक है, उनको पूरा हक है रहने का। लेकिन पैलेस्टाइन के ऊपर कब्जा उनको खत्म करना पड़ेगा। आपका हक है नहीं है, जो उनका कब्जा है वो खत्म करना पड़ेगा। और यूएन के रेजोल्यूशंस को आप मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? आप यूनाइटेड नेशंस को क्यों वायलेट कर रहे हैं? गजब है अतिकुर भाई, क्या आप ह्यूमैनिटेरियन दीपक वोरा जी बताइए, क्या कैप्टन सिकंदर ने कुछ भी गलत कहा हिस्टोरिकल और यूएन तक ये मामला क्यों पहुंचा? बताइए। यूनाइटेड नेशन ने जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मैं कुछ कह सकता हूं सर? उसको डिक्लेयर कर रखा है हमास को। क्या मैं कुछ कह सकता हूं सर? कैप्टन साहब, दीपक वोरा जी सर, इतना कहना चाहता हूं, कैप्टन साहब और गौरव भाटिया साहब ने जो कहा है उसका आधार फैक्ट्स है, उसका आधार सच्चाई है, हकीकत है। इमोशनल नहीं होना चाहिए हमको इस मामले में। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ की रेजोल्यूशन थी, पढ़िएगा 181, कि पैलेस्टाइन को पार्टीशन किया जाए, एक जूइश पार्ट एक अरब पार्ट। जूइश पार्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने कहा जी हम बस जाएंगे यहाँ पर। अरब्स ने उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि हमला किया कि हम इजराइल को मिटा देंगे। ये तो सब आपके सामने है सर, इसको कौन नकार सकता है? दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सर, धर्म के नज़रिए से हर चीज़ को मत देखिए, नहीं तो फंस जाएंगे बुरी तरह से। ईरान इराक वॉर में इस्लामिक समुदाय किस तरफ था? दोनों इस्लामिक देश हैं।
चाड और लीबिया की जंग के बीच में किस तरफ थे आप लोग? मैं तो वहीं पोस्टेड था सर। 5 साल मैं सूडान में आपका राजदूत रहा, जब दक्षिण सूडान पर बहुत जुल्म हो रहे थे। वो क्रिश्चियन हैं, नॉर्थ सूडान के लोग अरब हैं, दक्षिण सूडान अलग हो गया। सर, जब सऊदी अरेबिया और यूएई ने यमन पर हमला किया, आप तो जानते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, यूएन बोले वर्स्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, कहाँ थे आप लोग सब? सर उस समय समुदाय कहाँ था? तो हर चीज़ को धर्म के नज़रिए से ना देखिए, इसमें रियल पॉलिटिक होती है। और इस समय जो हम देखते हैं, क्योंकि मैं तो इस इलाके में रहा हूँ सर, यहूदियों को जीने का हक है उस एरिया में, पैलेस्टीनियंस को जीने का हक है उस एरिया में। अब आप एक सोल्यूशन ढूंढ लीजिए। गाली गलौज से कुछ नहीं होगा, इसको मिटा देंगे, उसको मिटा देंगे। हमास कहता है सारे यहूदियों को समुद्र में भेज दो, ईरान कहता है सारे यहूदियों को समुद्र में भेज दो। सर, जो ये आपका प्रोग्राम, आपका चैनल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। पिछले 10 साल में आपने कितना जिक्र किया था पैलेस्टाइन का? 10 मिनट। और अब पिछले कई दिनों से हम सिर्फ पैलेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो हमास की ये समस्या थी कि पैलेस्टाइन को दुनिया भूल रही है, वी हैव टू ब्रिंग इट बैक। उसमें वो कामयाब हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया है सर, उनकी कोई डिफेंस नहीं है सर। ये तो बार्बरता है सर, दिस इज बेस्टियलिटी। ये किसी धर्म में इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, पूरी दुनिया इसको कंडेम कर रही है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है सर कि लेट्स लुक फॉर अ कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन। गाली गलौज से कुछ नहीं है। डिप्लोमेसी में हमारी ट्रेनिंग होती है सर। फाइनली दीपक सर, कि वो कहते हैं हम लोग डिप्लोमेसी में अगर 1% चांस है सक्सेस का, तो आप 100% एफर्ट उसमें लगा दीजिए। ठीक है, तो अतिकुर भाई कौन कौन सी किताब भेजेंगे हिस्ट्री की, बताइए मुझे। बताइए, मैं आपके हिसाब से हिस्ट्री पढ़ूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना आप। और जो मैं किताबें भेजूंगा वो किताबें जो हैं वो ऑथेंटिक किताबें हैं, और दीपक वोरा जी भी उसको ऑथेंटिक ही बताएंगी। और दीपक वोरा जी की मैं इस बात का पूरा समर्थन कर रहा हूं। देखिए कि दोनों को हक है, दोनों को हक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पर सवाल ये है दीपक जी कि आप जो बात कर रहे हैं वोरा जी, दीपक वोरा जी, यस एम्बेसडर साहब, आप जो बात कर रहे हैं और जो कैप्टन से आप बात कर रहे हैं, दोनों की बातों में अंतर है। नहीं, वो बिल्कुल तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी वही बोल रहे हैं। और हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 8 दिनों से। आप सेलेक्टिव समझते हैं तिगुर भाई, आपका रिसर्च सेलेक्टिव है। आप वही पैरा पढ़ते जो आपको अच्छा लगता है। गौरव भाटिया, कंक्लूडिंग कमेंट 30 सेकंड का। इल्जाम तो मैं आप पे भी लगा सकता हूं कि आप सिलेक्टिव हैं। तो ये इल्जामों का दौर कब खत्म होगा भाई? एम्बेसडर साहब की बात मानिए, यूएन रेजोल्यूशन के साथ हो जाएंगे। सर, अब मैं फिलिस्तीन जा रहा हूँ राष्ट्रपति बन के, असगर भाई ने बना दिया मुझे, जा रहा हूँ शाम की फ्लाइट लेके। ये तो है सिलेक्टिव, ये तो सिलेक्टिव है। मैं ये अपनी सोच नहीं बदलेंगे। अभी असगर कुछ कह रहे थे, असगर बता रहे थे कि मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अरे मुझे तो भारत में ही रहना है। मैं आपसे एक बात कहूं, ये धर्म का चश्मा जब तक आप उतारेंगे नहीं, आप तो शरिया कानून की वकालत करते हैं। तो अगर आप जो यहाँ भारत में रह के कर रहे हैं, कहीं इस्लामिक मुल्क में किया होता तो 100 कोड़े पत्थर मारे जाते और उसके बाद देश निकाला हो जाता। आप केवल एक सवाल दीपक जी पूछे अंत में, पहले देश भारत आएगा या पहले धर्म आएगा? और पूछिएगा असगर से भी और जो उनके साथ बैठे हैं, और अभी आपको उत्तर मिल जाएगा। सारे दर्शक मैं यहीं पे रुकूंगा। पहले भारत या पहले कल इस बहस को आगे बढ़ाएंगे कि क्या पहले है, मजहब पहले है या देश पहले है। जी न्यूज़।